जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, छत्रसाल स्टेडियम में अजगर और मगरमच्छ ने जो विश्व बेल लगाई थी उस पे बड़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, बड़े अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं। साहब, मेरा आशय आप समझ गए होंगे। अजगर और मगरमच्छ। अब वैसे ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा मगरमच्छ है कौन सा अजगर है। बड़ा वाला मगरमच्छ शायद उसका दामाद जो है छोटा वो अजगर था। तो इन्होंने एक विश्व बेल लगाई थी साहब, बड़े वाले ने, ससुर जी ने। उसमें बड़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, बड़ा अच्छा फल फूल रही है। विश्व बेल फलेगी फूलेगी तो कैसे होगी। तो साहब हुआ यह है कि 2 दिन पहले दिल्ली में केडी जादव स्टेडियम है, वो इंदिरा गांधी स्टेडियम के ना कुछ उन्होंने अलग अलग पोर्शन बना रखे हैं। तो वो वन ऑफ देम इज कॉल्ड केडी जादव स्टेडियम। वो हमारे बड़े मशहूर पुराने पहलवान हुए हैं, ओलंपियन, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट केडी जादव साहब, उनके नाम पे है केडी जादव स्टेडियम। तो उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल चल रही थी। तो उस ट्रायल के लिए साहब मारा मारे खूनम खून हो रहे थे सब लोग। तो उसमें सुपर हैवी वेट में फाइनल कुश्ती चल रही थी। तो उसमें साहब एक पहलवान है सत्येंद्र मोखरिया। मोखरा गांव है इसलिए उनको मोखरिया कहते हैं। सत्येंद्र मलिक नाम है शायद पूरा। उनकी कुश्ती हो रही थी वीरेंद्र कोच साहब नरेले वाले, उनके चेले से। उस लड़के का नाम है के नाम था भाई, यार जो भी नाम था, मोहित। तो सत्येंद्र की और मोहित की कुश्ती हो रही थी और आखिरी 18-20 सेकंड तक वो मोखरिया जो है, सत्येंद्र जो है, वो 3 पॉइंट से आगे था। तो उसमें फिर मोहित ने अटैक किया। अटैक करते ही वो नीचे गिरा, टेक डाउन हुआ और फिर वहां से वो वापस खड़ा हुआ और जोन से, मैट के जो फाइटिंग एरिया होता है उससे बाहर चला गया। तो साहब जब वो नीचे गिरा, जो टेक डाउन हुआ और वहां पे 2 पॉइंट्स का स्कोर बनता था, तो रेफरी ने वो दो का स्कोर नहीं दिया और एक बाहर जाने का स्कोर दिया। तो ये एक बड़ी सामान्य बात है रेसलिंग में, क्योंकि कई बार रेफरी जो है उसको जज नहीं कर पाता कि स्कोर हुआ कि नहीं हुआ। और बड़ी टिपिकल सिचुएशन होती है। बहुत बड़े बड़े अच्छे ऑफिशियल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाकई स्कोर हुआ था कि नहीं हुआ। तो ऐसे में कुश्ती में एक व्यवस्था है कि जो कोच होता है, जिसको लगता है कि मेरे पहलवान का यहां स्कोर होता था नहीं हुआ, वो एक स्पॉन्ज होता है, वो मैट पे फेंक देता है। वो मैट पे फेंकते ही कुश्ती वहां रोक दी जाती है। और हर मैट पे एक ज्यूरी होती है। हर मैट पे देखिए 3 ऑफिशियल्स होते हैं। मैट पे जो होता है वो रेफरी होता है, एक तरफ मैट चेयरमैन बैठा होता है, एक तरफ जज बैठा होता है। और इन तीनों में ये लोग, तीनों लोग कुश्ती का संचालन करते हैं। और अगर रेफरी और जज दोनों मिलकर कोई पॉइंट पे सहमति व्यक्त कर देते हैं तो वो पॉइंट स्कोर मान लिया जाता है। अगर मान लो जज, रेफरी और जज की सहमति नहीं बनी, मैच चेयरमैन और रेफरी की बन गई, या रेफरी ने पॉइंट नहीं दिया, मैच चेयरमैन और जज ने मिलकर दे दिया, तो 3 में से कम 2 लोग पॉइंट की सहमति व्यक्त करते हैं, पॉइंट को अप्रूव करते हैं, तब पॉइंट स्कोर हो जाता है। कई बार कोई भी नहीं करता, या सिर्फ एक ने की 2 ने नहीं की, तो पॉइंट नहीं हुआ रिकॉर्ड। तो वहां पे कोच जो है वो ऑब्जेक्शन कर देता है। तो ऑब्जेक्शन करते ही साहब क्या है कि कुश्ती रोक दी जाती है और एक स्पेशल ज्यूरी अपॉइंटेड होती है। वो ज्यूरी में भी 3 सदस्य होते हैं। वो उस टूर्नामेंट के जो सबसे सीनियर रेफरीज, जजेस, ऑफिशियल्स होते हैं, जिनको 20, 25, 30 साल पुराना अनुभव है, ऐसे लोगों को ज्यूरी अपॉइंट किया जाता है। कुछ ऑफिशियल्स मैट इंचार्ज भी होते हैं, वो पूरे मैट का टूर्नामेंट, उस मैट पे जितनी कुश्तियां हैं वो उनका देखरेख करता है। तो जूरी फिर आके वीडियो रिकॉर्डिंग
एक एक बार नहीं, 10-10 बार वीडियो रिकॉर्डिंग देख के स्लो मोशन में। अच्छा, वीडियो भी किसी एक कैमरा से रिकॉर्ड नहीं होती, डिफरेंट एंगल से होती है। इवन एरियल कैमरा लगा होता है छत पे, स्टेडियम की छत पे एक कैमरा लगा होता है, जो हर मैच के लिए एक कैमरा होता है, और डिफरेंट एंगल से वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो अलग अलग, मान लीजिए इस एंगल से नहीं दिख रहा तो दूसरे एंगल से देखेंगे, तीसरे एंगल से देखेंगे, और बड़ी बारीकी से फ्रेम को बड़ा करके देखेंगे, स्लो मोशन में देखेंगे, बार बार देखेंगे। अच्छा, जब ये देखने की प्रक्रिया चल रही होती है तो सिर्फ जूरी नहीं देख रही होती है, पूरा स्टेडियम, पूरे पहलवान, और यहां तक कि अगर उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो पूरी दुनिया उसको देख रही होती है। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती है। मतलब एवरीथिंग इज एन ओपन डोमेन। ये नहीं कह रहे कि धक्का कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, स्लो मोशन में देख रही है। तो साहब, जब ऑब्जेक्शन हुआ तो जूरी के 3 सदस्य थे, उसमें जो मेन, जो उस मैट के इंचार्ज थे, उनका नाम था सत्यदेव मलिक। वो भी मोखरा गांव के हैं, जिसका सत्येंद्र मोखरिया है। तो उन्होंने क्या किया कि साहब, ये चूंकि मेरे गांव का लड़का है और ये कंट्रोवर्सी है, और इसमें तो उन्होंने उस डिसीजन से खुद को अलग कर लिया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अक्सर आपने जजेस, जुडिशरी में भी देखा होगा ना, कि कई बार जज जो है मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेता है, क्योंकि उस मुकदमे में कोई किसी एक पार्टी से उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे जज का बेटा रिश्तेदार ही मान लो, उस पर मुकदमा चल रहा है, तो नहीं कहते यार अपने बेटे का फैसला मैं नहीं करूंगा, मेरे पे कभी भी बेईमानी का आरोप लग सकता है। तो सत्यदेव मलिक साहब ने, क्योंकि वो मोखरे गांव के ही थे और सत्येंद्र मोखरिया जो है पहलवान, उसका मैटर था, तो उन्होंने उस जूरी से खुद को अलग कर लिया, और ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय उन्होंने लिया। तो साहब, बगल वाले मैट पे एक बहुत सीनियर रेसलर जगवीर पहलवान जी, जगवीर कोच साहब, पहलवान जी मैं उनको इसलिए बोल रहा हूं कि वो मेरे एनआईएस में बैचमेट रहे हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। मैंने और उन्होंने 1988 में एनआईएस एक साथ की थी, मेरे टेक्निक पार्टनर रहे, मेरे बड़े पक्के दोस्त हैं। तो साहब, जगवीर को साहब बगल वाले मैट पे बजरंग पूनिया की कुश्ती चल रही थी, वो कुश्ती करा रहे थे। तब तक इस कुश्ती में जब विवाद हुआ, तब तक वो कुश्ती खत्म हो गई। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक विवाद है और सत्यदेव मलिक साहब ने चूंकि उस डिसीजन से खुद को अलग किया है, इसलिए आप जाके उस जूरी में तीसरा जो मेन सदस्य बैठ के उसका फैसला कीजिए। तो तीनों जूरी ने और बाकी पूरे हुजूम ने, सारे पहलवानों ने, सारे कोचेस ने उस वीडियो को दोबारा देखा और निर्णय दिया कि मोहित ने 2 पॉइंट टेक डाउन के लिए हैं, वो उसको 2 पॉइंट अवार्ड किए गए, 1 पॉइंट मैच से बाहर जाने का। तो अब स्कोर हो गया जी 3-3। जो सत्येंद्र मोखरिया 20 सेकंड पहले तक कुश्ती जीत रहा था, अब वो 3-3 का स्कोर हो जाने से अब वो कुश्ती हार रहा है। क्यों? क्योंकि रेसलिंग का एक नियम है कि यदि पॉइंट बराबर हैं तो लास्ट स्कोर जिसने किया है वो विजयी माना जाएगा। अब लास्ट स्कोर मोहित के थे तीनों। तो अब जीतने के लिए जो शेष बचे 18 सेकंड थे, उसमें हर हालत में मोखरिया, सत्येंद्र मोखरिया पहलवान को 1 पॉइंट स्कोर करना था, जो कि वो नहीं कर पाए। तो फाइनली साहब मोहित कुश्ती जीत गया। तो साहब, जब मोहित कुश्ती जीत गया तो सत्येंद्र पहलवान जो है वो ऑफिशियल टेबल पे गए और उन्होंने जगवीर कोच साहब के साथ मारपीट की, हाथापाई की। सारी दुनिया इसे देख रही थी। पहले गाली गलौज की, गाली गलौज में फिर हाथापाई हुई और उन्होंने कोच साहब पे हाथ उठाया। सारी दुनिया ने देखा इसको। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, पूरी डब्ल्यूएफआई बैठी थी, अध्यक्ष जी बैठे थे। बाद में यह निर्णय हुआ कि सत्येंद्र मोखरिया को लाइफ बैन कर दिया गया है। लाइफ बैन का मतलब होता है कि अब वो आजीवन
WFI द्वारा आयोजित संचालित किसी टूर्नामेंट में, किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं, इनफैक्ट वो पर्सोना नॉन ग्राटा हो जाएंगे कि यदि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नेशनल चैंपियनशिप या कोई इवेंट हो रहा है तो उसके अंदर वो एरिना में नहीं आ पाएंगे, स्टेडियम तक में उनका घुसना वर्जित कर दिया जाएगा। वो अवांछित तत्व घोषित कर दिए गए हैं। तो साहब अब आप कहेंगे कि ये अजगर और मगरमच्छ की विषबेल का फल इसको मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि साहब ये मोखरिया पहलवान जो है ना, सतेंद्र मोखरिया, ये छत्रसाल स्टेडियम में रहते हैं साहब, एयरफोर्स के कर्मचारी हैं। एयरफोर्स ने अपनी टीम वहां पे अटैच कर रखी है और छत्रसाल स्टेडियम की जितनी भी इनडिसिप्लिन वाली सारी गतिविधि वहां होती है, जिस इनडिसिप्लिन ने, जिस मन बढ़ाई ने छत्रसाल स्टेडियम का सत्यानाश किया, जिसकी वजह से दामाद जी जो है, ससुर जी के दामाद जी आज जेल काट रहे हैं, उनकी वजह से 19 बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया। वो या तो जेल में है या फरारी काट रहे हैं, जिसकी वजह से एक पहलवान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसकी वजह से पूरी कुश्ती कलंकित हुई। और उनके जितने भी इनडिसिप्लिन थे उसका एक हिस्सा ये सतेंद्र पहलवान भी रहा है। अच्छा, ये जगवीर कोच साहब के साथ बदतमीजी और हाथापाई ये पहली बार नहीं हुई है। ये जब अजगर महोदय जेल, ये सागर हत्याकांड से पहले, अभी ये सागर हत्याकांड जब नहीं हुआ था तो एक बार स्टेट चैंपियनशिप हो रही थी दिल्ली की, तो वहीं छत्रसाल स्टेडियम के बेसमेंट में वजन हो रहा था। तो वहां पे छत्रसाल स्टेडियम में जब वजन होता है ना, तो इनकी इतनी गुंडागर्दी चलती है कि छत्रसाल स्टेडियम के पहलवानों का वजन अगर ज्यादा भी हो तो भी धक्के से ले लिया जाता है। अगर नहीं कोई ऑफिशियल मना कर देता था तो पहलवान जी का फोन आ जाता था, रहा फलाने का वजन ले लो, फलाना वजन देने आया ही नहीं, टाई शीट में नाम लिख लिया जाता था। तो अब ऐसा ही छत्रसाल के एक कोई लड़की थी, उसका वजन नहीं आ रहा था, वजन ज्यादा था, काफी ज्यादा था, तो इन्हीं जगवीर कोच साहब ने उसका वजन लेने से मना कर दिया था कि नहीं, तुम्हारा ओवरवेट हो, वेट कम करके आओ, टाइम खत्म हो गया। पहलवान जी ने फोन किया, जगवीर कोच साहब ने उनके दबाव में आने से मना कर दिया और उस लड़की का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। वो लड़की भी थी हरियाणा की, हरियाणा में पोजीशन नहीं आई तो दिल्ली से लड़ रही थी। तो तब उस दिन पहलवान जी के एक चेले ने, जो कि चेला पहलवान नहीं है, वो चेला पहलवान जी का चेला, वो पहलवान नहीं है, वो पहलवान जी ने एक पिल्ला पाल रखा है। उस पिल्ले का नाम है कोई ऐसे ही है, पागल पागल कहते हैं उसको। उसने उस दिन भी इन्हीं की शह पे जगवीर कोच साहब उस दिन भी हाथापाई हुई थी, हाथ उठाया था। ये बात है आज से लगभग 1.25 साल पुरानी, मतलब सागर हत्याकांड से करीब 2-3 महीने पहले की बात है, और इसका गवाह पूरा कुश्ती जगत है दिल्ली का। तो साहब ये, अच्छा, उस पगलेट ने जगवीर कोच साहब के साथ क्यों बदतमीजी की, क्यों हाथापाई की? ऐसे नहीं करता कोई, शय मिलती है, पीछे से आदेश आता है कि ये बहुत है, ये हमारी बात नहीं मानता, इसको इसके साथ करो, इसको बेइज्जत करो, इस पे हाथ उठाओ। तो साहब आज की तारीख में जो छत्रसाल स्टेडियम का पतन हो रहा है ना, उसमें ये एयरफोर्स की टीम का, स्पेशली इस पहलवान का बहुत बड़ा हाथ है। और आप ये देखिए ना कि वहां पे WFI का प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह बैठा हुआ है, सारी दुनिया बैठी है, हिंदुस्तान पूरा रेसलिंग जगत बैठा है, सैकड़ों हजारों दर्शक बैठे हैं, सैकड़ों ऑफिशियल्स बैठे हैं, एंड एवरीथिंग इज ऑन कैमरा।
इसमें भी एक आदमी ज्यूरी के एक सदस्य से लड़ने उसके टेबल पे पहुंच जाता है, उसके साथ गाली गलौज करता है। ये इतनी मन बढ़ाई आई कहां से साहब? वो भी सर्विसेज का पहलवान, सेना का सिपाही, इतना इनडिसिप्लिन। ये शह मिलती किससे है? और छत्रसाल स्टेडियम में ऐसे तत्व क्यों पल रहे हैं भाई, जो ऐसे सीनियर? जगवीर कोच साहब 32 साल पुराने कोच हैं, इज ऑलमोस्ट 60 years of age, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कोचेस। जो आदमी पिछले 32 साल से ए ग्रेड ऑफिशियल हो, इतना अनुभवी हो, इतना रिस्पेक्टेड हो, उसके साथ आप सरेआम मैट पे गाली गलौज कर रहे हैं ऑन कैमरा। ये इतनी हिम्मत आती कहां से? ये बदतमीजी करने के लिए कहां से ऊर्जा मिल रही है, कहां से प्रेरणा मिल रही है? और अच्छा, आज की तारीख में आपसे अगर पूछा जाए ना, छत्रसाल स्टेडियम में कौन है इंचार्ज, चीफ कोच कौन है, कौन पहलवानी करा रहा है, कौन देखरेख कर रहा है? किसी जमाने में तो रामफल कोच साहब होते थे, यशवीर कोच साहब होते थे, प्रदीप कोच साहब होते थे, एक से एक डेडिकेटेड लोग थे जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी जिंदगी गला दी स्टेडियम में। आज कौन है? आज एक तो पहलवान जी ने ना, जैसे ही इनके मेडल आए और ये वर्ल्ड क्लास पहलवान है, तो सारे सीनियर कोचेस को तो अपने यहां से भगा दिया, हटा दिया, और अपने चेला चप्पड़ यसमैन रख लिए। वो यसमैन जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनको कोई सीनियर पहलवान कोच ही नहीं मानता, और वहां ऐसे ऐसे ये खप्पड़ पड़े हैं, सत्येंद्र मोखरिया जैसे। तो ये उन बेचारे कोचेस को कुछ मानते ही नहीं जो यशमैन पाल रखे थे पहलवान जी ने। तो जब आपके चीफ कोच की, या जो वहां इंचार्ज है, मैनेजर है, जो वार्डन है, उसकी कोई से ही नहीं है, कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, कोई मान मर्यादा ही नहीं है, और इनके जैसे खलीफे वहां पड़े हैं, तो स्टेडियम में इंडिसिप्लिन क्यों नहीं होगा? स्टेडियम में सीनियर कोचेस का अपमान क्यों नहीं होगा? स्टेडियम में सीनियर ऑफिशियल्स का अपमान क्यों नहीं होगा? उनके साथ हाथापाई क्यों नहीं होगी? अभी पीछे, आज से 1 साल, ये सागर हत्याकांड के 2 महीने बाद की बात है, एक वहां के एक ट्रेनी स्टूडेंट का चाचा आके वहां के चीफ कोच को, नाम नहीं ले रहा हूं, उसके साथ थपड़म थपड़ा हो गया, हाथापाई कर दी। उसने उस कोच पे हाथ उठाया। क्यों? क्योंकि कोच ने ट्रेनिंग कराते हुए लड़के को 2 थप्पड़ मार दिए थे ट्रेनिंग के दौरान, जोर करते हुए मैट पे। हमारे गुरुजी तो लट्ठों से पीटा करते थे, एक आधा थप्पड़ नहीं मारते थे। गुरुजी का लठ तो इतना मशहूर था, और जितने कोचेस हुए हैं, जितने पुराने उस्ताद खलीफा हुए हैं, खुद सतपाल पहलवान की पिटाई हनुमान जी, गुरु हनुमान ने करी है कई बार अखाड़े में, मैट पे। भैया इसको तो गुरु का प्रसाद माना जाता है। तो उस चीफ कोच ने छत्रसाल स्टेडियम में एक नए बच्चे के, ऐसा बच्चा जिसके डिस्ट्रिक्ट में भी पोजीशन नहीं, उसको 2 थप्पड़ मार दिए। तो शाम को उसका चाचा आके कोच साहब के 2 थप्पड़ मार गया। वहां पर भी उसको शह दी गई थी, उससे कहा गया था इन्हीं खलीफाओं द्वारा, ये जो पुराने खलीफा बूढ़े पड़े हैं ना वहां पे, जो कोचेस को भी कुछ नहीं मानते, ये वो विष बेल थी जो पहलवान जी उगा गए थे। अच्छा, इसका असर क्या हो रहा है? तब वो आज से मात्र साल, 2 साल, 3 साल पहले हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा सीनियर टीम छत्रसाल स्टेडियम से बनती थी। जूनियर और कैडेट की टीम वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने कहीं भी जाती थी, तो अगर 30 लड़के जाते थे तो उसमें 15, 16, 17 छत्रसाल स्टेडियम के होते थे। 2 दिन पहले ट्रायल हुए हैं, 2 दिन पहले को, कल ही तो हुए हैं। कैडेट जा रही है टीम, 30 लड़के जा रहे हैं, शायद 30 नहीं या 20-22 जाते होंगे।
एक भी छत्रसाल स्टेडियम का सिलेक्ट नहीं हुआ, एक भी। इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भी एक रवि दहिया सिर्फ सिलेक्ट हुआ है, जो अगर छत्रसाल का हो तो कहते हो तो, बाकी 5 अन्य सेंटरों के हैं। छत्रसाल स्टेडियम का ये हाल हो चुका है इसी इनडिसिप्लिन की वजह से, इसी गुंडागर्दी की वजह से, इसी लीडरशिप के अभाव में। लीडर नहीं है वहां कोई चीज कोच नहीं है, वहां कोई ऐसा कोच नहीं है जो सेंटर के हर एक लड़के को डांट के कुछ कह सके। वहां पे एक बहुत बड़ा गुंडा एलिमेंट उस अखाड़े में ऐसा पल रहा है जिसके ऊपर किसी कोच की हिम्मत नहीं है कि उनको टोक दे या उनको डिसिप्लिन में रहने के लिए कह दे। और इन गुंडा तत्वों को ऊर्जा कहां से मिल रही है? तिहाड़ जेल से। इसलिए मैं कहता हूं कि विश्व बेल फल रही है और हिंदुस्तान का सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर निरंतर गिरता जा रहा है, एक खाई में गिरता जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं है जब बिल्कुल 0 रिजल्ट हो जाएगा। वीरेंद्र कोच साहब इसी अखाड़े के कोच हुआ करते थे, और वीरेंद्र कोच साहब ने रामफल और यशवीर कोच साहब के बाद एक आदमी जिसका बहुत बड़ा योगदान है छत्रसाल स्टेडियम को एस्टैब्लिश करने में, इसको वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाने में, उनमें एक वीरेंद्र कोच साहब थे। उनका इतना अपमान किया इस गुंडा एलिमेंट, इन गुंडा तत्वों ने, कि अंत में उनको मजबूरन ये अखाड़ा छोड़ना पड़ गया। और आज नरेले में फर्स्ट क्लास इंडिया का आज नंबर 1 सेंटर चला रहे हैं। और इस कॉमनवेल्थ गेम्स में उनके 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, एक वो दीपक पूनिया और ये मोहित। आपका क्या रिजल्ट है? छत्रसाल स्टेडियम वालों को जवाब तो देना पड़ेगा ना भैया। अच्छा, तुम्हारा पतन क्यों हो रहा है? मतलब कैडेट में तुम्हारा एक भी लड़का सेलेक्ट नहीं हुआ भैया, इसकी जवाबदेही जिम्मेवारी किसी की तो होगी ना। लोग मुझे कहते हैं आप तो जी खामखा आलोचना करते हो। अरे भैया, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि छत्रसाल स्टेडियम की परफॉर्मेंस का जो ये पतन हो रहा है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सबसे अच्छे सेंटर की परफॉर्मेंस जो 0 होती जा रही है, उसका कौन जिम्मेवार है? पहली बात। और दूसरी बात, आखिर इस पतन को कैसे रोकोगे? जब मैं इस पतन को, इस डिटेरियोरेशन को, इस गिरावट को रोकने की बात करता हूं तो बोला तन्ना घना दर्द हो रहा है, तू फालतू बकवाद मत कर। अच्छा, जब मैं ये सुशील की आलोचना करता था तो ये स्वतंत्र मोखरिया है ना, ये ऐसा एलिमेंट है, इसकी मेरे पास कम से कम 20 रिकॉर्डिंग्स हैं। ये मुझे फोन करके धमकाता था, बाकायदे धमकियां देता था, वो सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है मैंने। फिर एक दिन मुझे उसको धमकाना पड़ा, मैं सारी पहलवानी घुसेड़ दूंगा कि तक गुंडा एंडी पाक रहा हो। मैंने कहा एक मिनट में कंप्लेंट करूंगा और ये सारे रिकॉर्डिंग भेजूंगा तेरी एयरफोर्स में, देखिए कि तो नौकरी के लाले पड़ जाए। अपनी पहलवानी कर ले, घना गुंडों का पक्ष मत ले और गुंडों का साथ मत दे और घनी गुंडागर्दी मत करा। फोन में सारी रिकॉर्डिंग होया करा, सारा कॉल रिकॉर्ड होता है। कितने गुंडा पाक रहा हो, तेरे कितने घने गुंडे देखे हैं। तो जब मैंने कस के धमकाया कि ये सारी रिकॉर्डिंग तेरे एयरफोर्स में भेज दूंगा और एफआईआर करूंगा अलग से, फिर ये उस दिन से शांत हुआ। उसके बाद ने मुझे कभी फोन नहीं किया। कल जगबीर को साहब ने इसके खिलाफ इंद्रप्रस्थ स्टेट थाने में एफआईआर लिखाई है, मारपीट की। पहलवान जी, लाइफ बैन करवा लिया, ये मुकदमे भुगतो, हो सकता है एयरफोर्स सस्पेंड भी कर देगी। सारी टीम ने वापस उड़ा एयरफोर्स स्टेशन में अटैच कर देगी। वहां घास काटना एयरफोर्स में, नो बोले एयरफोर्स वाले घास नहीं काटते। ग्रीस के काले हाथ करके हवाई जहाज की रिपेयर करना, होगी पहलवानी। तो ये जो गुंडा एलिमेंट है ना, ये खलीफे बुढ़े जो वहां पड़े हैं और कोई काम धाम है नहीं, इन्हें पहलवानी ये करते नहीं, पूरे सेंटर का नाश न कर दिया। सबसे पहले तो वीड आउट, एक टर्म होता है वीडिंग आउट, कि
जो फालतू का झाड़ झंखाड़ होता है ना, प्रूनिंग करनी पड़ती है। अगर पेड़ को स्वस्थ रखना है तो जो फालतू की अनप्रोडक्टिव डालियां होती है ना, उनको काट के अलग किया जाता है। छत्रसाल स्टेडियम में सबसे पहले तो लीडरशिप, द कमांड, कि ये चीफ कोच होगा, ये 2 उसके जूनियर होंगे, ये असिस्टेंट होंगे, ये वार्डन होगा, ये मैस इंचार्ज होगा। सबसे पहले तो वहां चेन ऑफ कमांड बनाने की जरूरत है। वो अजगर मगरमच्छ जो है रिटायर हो गया, वो अब क्यों आता है स्टेडियम में? उसी ने तो सत्यानाश बेड़ा कर रख दिया पूरी पहलवानी का और पूरे स्टेडियम का। सबसे पहले तो उसकी एंट्री बैन करो। उसके बाद दिल्ली सरकार को चाहिए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को चाहिए एंड भारत सरकार खेल मंत्रालय को चाहिए कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर को उसका पूरा देखरेख अपने हाथ में ले और वहां पे सबसे पहले सीनियर कोचेस की नियुक्ति करके चेन ऑफ कमांड को निर्धारित करे कि ये चीफ कोच है, इसकी चलेगी। दूसरी बात है, वीड आउट करे जो वहां अनप्रोडक्टिव, इनडिसिप्लिन्ड एलिमेंट्स पड़े हैं, जिन्होंने वहां दिल्ली में रहने का फ्री अड्डा ढूंढ रखा है, उन सबको वीड आउट करो। वो धर्मशाला नहीं खोल रखी है। छत्रसाल स्टेडियम कोई धर्मशाला नहीं है जहां फालतू के फजूले रिटायर्ड गुंडे पड़े रहेंगे। इन सबको वीड आउट करो, फ्रेश ब्लड लेके आओ, नए बच्चों की भर्ती करो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाओ, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाओ डिसिप्लिन के मामले में। तब इस सेंटर का कायाकल्प जीर्णोद्धार होगा और ये वापस अपनी ग्लोरी को प्राप्त होगा। और सत्येंद्र मोखरिया जैसे गुंडों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। WFI को भी, छत्रसाल स्टेडियम के प्रशासन को भी, उसका तुरंत सारा सामान उठा के स्टेडियम से बाहर फेंको। ऐसे गुंडा एलिमेंट, ऐसे क्रिमिनल्स की जरूरत नहीं है हमें स्पोर्ट्स में। और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो और छत्रसाल स्टेडियम के एडमिनिस्ट्रेशन को वहां के कोचिंग सेंटर, छत्रसाल स्टेडियम से मेरा मतलब है जो वहां रेसलिंग का सेंटर चल रहा है, उस अखाड़े के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की बहुत जरूरत है। नहीं तो ये सेंटर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इंडियन रेसलिंग का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। और मैं इस कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल के लिए जो इतनी मारामारी चल रही थी ना, इस पर एक वीडियो बनाना चाहता हूं कि यह एक C ग्रेड नहीं, या एक D या E ग्रेड टूर्नामेंट है जिसमें हम इंडिया की A टीम भेजते हैं और इंडिया के सबसे बड़े तगड़े तगड़े पहलवान जो हमारे A टीम है ना, वो इसमें लड़ने के लिए मारामारी करती है। क्यों? इसमें मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रेसलिंग के कल्याण से जुड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।